बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की दे दे। किला कोर्ट के भीतर सुनवाई शुरू हो चुकी है। किला कोर्ट के भीतर सुनवाई शुरू हो चुकी है। क्या होगा आर्यन का, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दोपहर 2 बजे आर्यन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किए जाने के बाद लेकर जाया गया था अस्पताल। मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ड्रग कंजम्पशन की बात को साबित करना एनसीबी के लिए फिर आसान होगा। जिस तरह की जानकारी वो अपने सोर्सेस के हवाले से दे रही है। किला कोर्ट के भीतर फिलहाल सुनवाई शुरू हो गई है। ऐसे में सतीश मानशिंदे क्या बचा पाते हैं, बड़ा सवाल यह है आर्यन खान को लेकर। 23 साल के आर्यन खान, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, और शाहरुख खान, यकीनन उनके परिवार के भीतर इस वक्त किस तरह की ऊहापोह वाली स्थिति होगी, किस तरह की परेशानी होगी, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन अगर बेटे की ओर से आर्यन के वकील ने 5 मिनट का वक्त मांगा है, जो जानकारी मिल रही है 5 मिनट का वक्त मांगा गया है। किला कोर्ट के भीतर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पंकज पूरा, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पंकज, सुनवाई शुरू हो चुकी है, 5 मिनट का वक्त मांगा गया है, क्यों? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सुनवाई शुरू हो गई है। सबसे बड़ी जानकारी जो इस वक्त ये आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो रिमांड मांगेगा। वो इन तमाम तीनों अक्यूज्ड हैं उनकी रिमांड मांगने वाला है, और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जैसे एनसीबी के अधिकारी पहले भी कह रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। इस कहानी के तार कहां कहां जुड़े हैं वो ये जानना चाहते हैं। दिन के वक्त जब हमारी एनसीबी के कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, तो हमने उनसे कहा था कि एनसीबी आखिर कितनी गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। तो एनसीबी के अधिकारियों ने कहा, गंभीरता इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले 1 साल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और आसपास के इलाकों में 300 से ज्यादा रेड करी हैं। उन्होंने ये भी माना कि प्रेशर तो जरूर रहेगा, हाई प्रोफाइल ये केस है, शायद ये पहली मर्तबा ऐसा केस है जब समुंदर में जाके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी फिल्मी स्टाइल में करीब 25 एनसीबी के जो अधिकारी थे जिन्हें प्रायर टिप मिला था, उसके बाद उन्होंने एक प्लान ले किया था और पूरा सीएसएफ के साथ मिलके, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और पैसेंजर्स बन के बाकायदा टिकट खरीद के एनसीबी के जितने भी अधिकारी हैं वो अंदर गए। करीब 2 घंटे बाद जब ये ड्रग पार्टी शुरू हो गई, तब उन्होंने रंगे हाथों कई अक्यूज को पकड़ा है। हमने पूछा आखिर ये मामला कहां तक जाएगा, बाकी मामलों की तरह ये बीच में कहीं लड़खड़ा तो नहीं जाएगा। तो एनसीबी के अधिकारियों का कहना है, आप ये समझिए क्रूज लाइनर में करीब 1800 लोग थे। 1800 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को पकड़ा गया। पहले 8 लोगों के बाद सिर्फ 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी कहती है, अब ये समझिए अगर हम इतने आगे बढ़ गए हैं, यानी हमारे पास पुख्ता सबूत तो जरूर हैं। जब क्वेश्चनिंग चल रही थी इन तमाम 8 लोगों के, दिन के वक्त करीब 12 बजे के आसपास स्टेटमेंट्स लेना शुरू किया। दूसरी तरफ एनसीबी की एक टीम थी जो नवी मुंबई इलाके में अपनी रेड कर रही थी, क्योंकि क्वेश्चनिंग के दौरान ही जरा इसको दिखाइए आप धारा 1 मैं चाहूंगी। ठीक है, मैं फौरन पंकज आ रही हूँ। एक बार जो धाराएं लगाई गई हैं और उसका मतलब मायने क्या होता है, विस्तार से अपने दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। पूर्वा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए धारा 27, ड्रग्स, गांजा, हशीश, चरस का सेवन करना, और सजा क्या है, 6 महीने से ज्यादा। धारा 35, आरोपी को ही साबित करना होगा कि नहीं, उन्होंने इस तरह का कोई सेवन नहीं किया है। ऐसे में साबित कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है। 8 से ड्रग्स बनाने, रखने, सेवन करने, खरीद फरोख्त, और यकीनन इसके तहत 20 भी देखिए सजा, 20 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 20 भी जो धाराएं लगाई गई हैं आर्यन के ऊपर। धारा 27, ड्रग्स, गांजा, हशीश, चरस का सेवन, 6 महीने से 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आर्यन खान के इस पूरे मामले में होगा क्या। आर्यन खान और उनके 2 दोस्तों, जिसमें से एक अरबाज मर्चेंट जो दिल्ली के एक बड़े व्यवसायी का बेटा है, मुनमुन जो उनके दोस्त है, अगर इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, बेहद कम उम्र के ये युवा अगर इस तरह से संलिप्त पाए जाते हैं और उनके पास से जिन चीजों की बरामदगी हुई है, देखिए इतना बड़ा परिवार, इतने पैसे वाला, रसूख वाला, पावरफुल, इतना बड़ा नामी गिरामी ये परिवार, अगर वहां पर इस तरह की स्थिति बनती है तो यकीनन बहुत सारे सवाल। एक बार फिर से पंकज आपका रुख करते हुए, अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि जो वकील हैं आर्यन के, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है ताकि वो आर्यन खान से मतलब वो आपस में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अंदर से और क्या जानकारी मिल रही है आपको?
देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जो अभी जो जिरह होगी, जो आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो काफी हद तक ये डिटरमाइन करेंगे कि आखिर ये केस किस तरीके से जाएगा। जज आखिर उन आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं। क्या आर्यन खान की उम्र को, बाकी लोगों की उम्र को देखा जाएगा? क्या ये कंसिडर किया जाएगा क्या ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस है? क्या ये तमाम लोग रिहैब में जाने के लिए तैयार हैं? क्या ये अपनी गलती को कबूलते हैं? ये तमाम ऐसे पॉइंटर्स रहेंगे जिनको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही रहेगा कि अगर सतीश मानेशिंदे और उनके साथ जितने लॉयर्स हैं वो ये स्टैब्लिश कर सकें कि आर्यन खान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अगर एनसीबी ये प्रूफ करता है कि वो पोजेशन में थे, कंजम्पशन का चार्ज जैसे लगाया है, और अगर एनसीबी स्टैब्लिश कर लेता है, तब तो यकीनन आर्यन खान की और उनके साथियों की मुसीबत यहां पर बढ़ने वाली है। आखिर वो छोटी छोटी पुड़ियाएं जो ड्रग्स की थीं, वो क्रूज लाइनर के अंदर कैसे चली गई? तमाम सिक्योरिटी अपैरेटस को चकमा देकर ये पुड़ियां अंदर कैसे चली गई? इसके बावजूद कि मुंबई पुलिस के साथ मिलकर नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट इतनी ज्यादा रेड्स कर रहा है, बात इसके बावजूद भी इन लोगों में, युवाओं में डर क्यों नहीं है? ड्रग पेडलर्स मुंबई अभी भी इतने सक्रिय क्यों हैं? इनके जाल कहां फैले हुए हैं? लगातार सुशांत की मौत के बाद हमने देखा एनसीबी किस तरह से सक्रिय रही और कितने बड़े बड़े लोगों से ड्रग्स के मामले में पूछताछ हुई। यहां तक कि हम सब ने देखा था दीपिका पादुकोण को भी किस तरह से बुलाया गया था एनसीबी के गेस्ट हाउस में, वहां पर उनसे काफी देर तक पूछताछ चली थी। अगर ये सब कुछ सामने आने के बावजूद ये जो युवा हैं वो ड्रग्स की पार्टी, रेव पार्टी में शामिल होते हैं, उनके पास से इन तमाम चीजों की बरामदगी होती है, फिर तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए गंभीर हो जाता है। हालांकि आपको बताऊं, आपको याद होगा जिस तरीके से जो सुशांत का मामला आया था, जिसके बाद खास तौर पर मुंबई में जिस तरीके से ड्रग्स पैडलर पर मुंबई पुलिस ने शिकंजा, मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शिकंजा कसा था, उसके बाद मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसा था, तो कुछ दिनों तक ये सिलसिला थमा था, गुपचुप तरीके से होता था। लेकिन अब फिर से उसी ट्रैक पे मुंबई में जो ड्रग्स पैडलर है और खासकर पार्टीज है, वो फिर अपने ट्रैक पर आ गई है। और इसी की जानकारी जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिली थी कि एक हाई प्रोफाइल जो रेव पार्टी है वो समंदर के बीच में एक शिप में होनी है, जिसके बाद रेड की गई। और मैं आपको बताऊं कि बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका विज्ञापन, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। आपको बता दें, आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप लगा है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप लगा है। मुनमुन और अरबाज पर ड्रग्स रखने का आरोप लगा है। पंकज सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप है आर्यन पर, जबकि जो दोनों उनके दोस्त हैं उनके ऊपर ड्रग्स रखने के आरोप हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है। देखिए आप आर्यन पे सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया है, बल्कि जबकि उनके साथ जो उनके दोस्त बताए गए हैं, अरबाज मर्चेंट और उनके साथ जो दूसरी उनकी दोस्त हैं, उन पे पोजेशन का चार्ज भी लगाया गया है। अब बाकी दोनों के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पोजेशन का चार्ज भी लगा दिया गया है। पोजेशन का चार्ज अगर लगाया गया है तो डीलिंग किस किस के साथ हुई है? अगर डीलिंग भी हुई है तो सीधी सी बात है, फाइनेंसिस तो इन्वॉल्व है ही हैं, और अगर फाइनेंसिस भी इन्वॉल्व हैं तो समझ लीजिए और ज्यादा मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन पहले अगर फोकस करते हैं आर्यन खान पे, अगर सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया है तो कितना आखिर कंजम्पशन हुआ है, इस बात पर भी गौर किया जाएगा। एक बार फिर से बात उसी पर आ जाएगी कि क्या आर्यन खान फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं? क्या पहली बार वो ऐसी हरकत कर रहे हैं? क्या वो अपना गुनाह मान लेते हैं? क्या वो रिहैब में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? सब कुछ निर्भर करेगा कि किस तरीके से। तो यहाँ पर दो चीजें एक सेकंड पंकज, अगर आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप है, फिर उनके लिए स्थितियां थोड़ी आसान हो जाती हैं उनके दोनों दोस्तों के मुकाबले, क्योंकि अगर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप है तो फिर उसमें आसानी से बेल मिल जाती है। लेकिन अगर खरीद फरोख्त या रखने के आरोप लगते हैं तो फिर तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जो जानकार इस बारे में जानकारी देते हैं पंकज। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि मैंने कहा, अगर इलिसिट ट्रेड का मामला आ जाता है उसमें फिर फाइनेंसिस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। यही कारण है कि दिन में आर्यन को और अरबाज मर्चेंट को टेबल के आमने सामने बिठाया गया था और उनसे जानकारी ली गई थी कि आखिर ये जो ड्रग्स है ये कहां से आई है। इसीलिए जो मैं आपको बता रहा था कि दिन के वक्त जो नवी मुंबई इलाके में, बेलापुर इलाके में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक और रेड करी थी, वो इसीलिए करी गई थी क्योंकि पूछताछ के दौरान ये सामने आया था कि आखिर इस पार्टी में
जो ड्रग्स प्रदान करी गई थी, जो ड्रग पैडलर है उसकी तलाश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एनसीबी कह रही है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आर्यन पे फिलहाल कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया है, बाकी 2 आरोपियों पे कंजम्पशन और पोजेशन का अगर चार्ज भी लगाया गया है, तो ये ड्रग्स आई कहां से, उसका फाइनेंस कहां से हुआ है, इसकी कहानी अभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि ऐसा लगता है अगर सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगाया है, बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, तो आर्यन खान की मुसीबतें थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो बाकी 2 दोस्त हैं, नॉन बेलेबल अगर ऑफेंसेस लगते हैं तो बिल्कुल। एक बार अरविंद ओझा के पास जल्दी से हम चलते हैं। अरविंद, आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप है, तो यहां से क्या थोड़ी सी राहत कम से कम आर्यन खान के मामले में, जबकि आर्यन खान के 2 सरबाज और मुनमुन धमेचा जो दोनों कोर्ट में मौजूद हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है। किला कोर्ट में इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाएं। अरविंद, एक जल्दी से आपका कमेंट में चाहूंगी। सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप है, तो इसके जरिए क्या थोड़ी राहत आसान है? जी देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो 3 आरोपी हैं, तीनों आरोपियों की रिमांड मांगने की कोशिश करेगी अदालत में, यानी पूछताछ करने के लिए पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था, चित्रा, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ ने हमें बताया था कि जो आर्यन खान है उन पर ड्रग्स कंज्यूम करने का चार्ज लगाया है। हालांकि जो अरेस्ट मेमो है उसमें चूंकि 3 इसमें गिरफ्तारी है, तो अरेस्ट मेमो में कुछ, लेकिन जो अभी तक के एविडेंस मिले हैं उसमें कंज्यूम करने की बात सामने आई है। और अगर जैसा कि मैंने फिर बता रहा हूं आपको, अगर ड्रग्स कंज्यूम करने की सिर्फ बात होती है तो आर्यन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खासतौर पर कानूनी दांव पेज में आने वाली है नहीं, क्योंकि ड्रग्स कंज्यूम अगर कोई करता है तो इस पर बहुत मतलब एक तरीके से कहे तो जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है। जब कानूनी दांवपेच होता है, वकील उसमें जिरा करते हैं कि क्या ड्रग्स रिकवर हुआ, आपके पास आऊंगी, तब तक आप जानकारी और ज्यादा इकट्ठा कीजिए। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ आर.के. ओझा जी, जो कि फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर हैं, वो राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रिजवान मर्चेंट, जो कि सीनियर लॉयर हैं, वरिष्ठ वकील, वो हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। और मुकेश त्यागी जी, जो कि एक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. ओझा जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ये जो मामला सामने आया है, चूंकि शाहरुख खान के बेटे से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे देश भर की नजर इस पर है कि आर्यन खान का क्या होगा, उनके दोस्तों का क्या होगा, और आखिर वो कौन सी कड़ियां हैं जो इन लोगों को एक साथ जोड़ती हैं और फिर ये ड्रग्स के मामले में संलिप्त होते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स लेने का आरोप लगा है, तो इसके जरिए बेल मिलना क्या उनके लिए आसान होगा, या आपको लग रहा है कि आज की रात उनको जेल के भीतर काटनी होगी? जरा इसके बारे में बताइए प्लीज आप। जहाँ तक कंजम्पशन का मामला है, 27 एनडीपीएस एक्ट ऑफेंस है और बेलेबल है, बेल हो जाएगी इसके अंदर, अगर कुछ और आरोप नहीं है तो जी। बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनसीबी है वो बताएगी और क्या है इसके अंदर। जो 27 में कंजम्पशन पे कोई उस पे एनसीबी ने 5 अक्टूबर तक मांगी है कस्टडी। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एनसीबी ने 5 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी है। अब सवाल यह है कि क्या आर्यन खान की भी कस्टडी मांगी है, या फिर जिन 2 लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, जिन्होंने ड्रग्स अपने पास रखी थी, इन दोनों की कस्टडी मांगी है। इस बारे में जैसे जानकारी, पंकज उपाध्याय, क्या जानकारी मिल रही है, जल्दी से बताइए। ओझा साहब, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। पंकज, क्या तीनों की कस्टडी 5 अक्टूबर तक के लिए मांगी गई है? देखिए चित्रा, जैसा कि हम पहले देखिए, फिलहाल तो यही जानकारी मिल रही है कि तीनों की कस्टडी एनसीबी है जो 5 अक्टूबर तक चाह रही है। उसका प्राइमरी रीजन यही है कि एनसीबी का कहना है कि अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वो खुद दर्शाती है कि किस मोड़ पे पहुंची है। साफ दर्शाता है कि आगे काफी और एक्शन होने वाला है। कोई जानकारी और मिली है, वो यही है कि जो व्हाट्सएप चैट्स खंगाले गए थे, उससे इन लोगों के जो ड्रग पेडलर्स हैं उसके साथ कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। देखिए, सुशांत और रिया का जब मामला सामने आया था तब भी हमने देखा था कि व्हाट्सएप चैट्स जो थे वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे कि काफी उससे जो, क्योंकि उससे फाइनेंस भी बिल्कुल स्टैब्लिश हो गया था। हालांकि पोजेशन जो है वो सामने नहीं आया था, लेकिन फाइनेंशियल लिंक्स स्टैब्लिश हो गई थी। अब यहां पर भी जो तमाम अरेस्टेड अक्यूज्ड हैं, इनकी ड्रग पेडलर्स के साथ थ्रू व्हाट्सएप चैट्स लिंक सामने आ रही है। और यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आने वाले दिनों में 5 और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यानी एनसीबी का जो केस है वो काफी बेहद
नाजुक मोड़ पे है और ऐसे में यही कारण देके एनसीबी चाहती है कि जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनकी रिमांड दी जाए। 5 अक्टूबर का हमें वक्त बताया जा रहा है। इस वक्त जो खबर अंदर से आ रही है कि 5 अक्टूबर तक की यहां पर हिरासत चाह रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिससे ड्रग पेडलर्स तक पहुंचा जा सके और ये जो व्हाट्सएप के जरिए जो लिंक बन रही है तमाम अक्यूज की ड्रग पेडलर्स के साथ, उसको भी बस किया जा सके। आगे और जानकारी जैसे आएगी हम दर्शकों को बताते रहेंगे। चित्रा, आरएन की 5 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी है, तीनों आरोपियों की 5 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी है। आर के ओझा साहब, कस्टडी एनसीबी की ओर से अगर मांगी गई है तो इसके पीछे का मकसद क्या है? इसका मकसद बड़ा साफ है, पूरी ट्रेल इनको ढूंढनी है, कहां कहां से ये ड्रग्स आई, कैसे इनके पास इनविटेशन आया और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पूरा नेटवर्क इसको पूरे को खोलना, उसे खंगालना, उसके लिए इनकी ये मोहरे हैं जिनके थ्रू आगे चढ़ा जा सकता है। तो इनकी तो कस्टडी की रिक्वायरमेंट होगी इन्वेस्टिगेशन के, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, इनको जोड़ना जरूरी है, इनको आमने सामने बिठा के बात भी की जाएगी। अब किसके पास क्या पोजीशन में मिला है, कितनी क्वांटिटी मिली है, अभी बहुत ज्यादा हमारे पास क्लियर नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं। सेक्शन 27 है तो अवेलेबल है, अगर 27 के अलावा 20 भी आप बता रहे लगी हुई है उसके अंदर और ट्रेडिंग का भी है और क्या क्या सेक्शन लगी है, कुछ लोग उन्होंने और भी उठाए हैं, कुछ और रेड्स भी की हैं, उस रेड का आउटकम क्या हुआ, क्या आपस में लिंक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप चैट से क्या कोई फाइनेंशियल ट्रेल जुड़ पा रही है, तो ये सब बहुत बातें इन्वेस्टिगेशन की बेसिक अभी इनिशियल प्राइमरी स्टेज है। इस बारे में जब तक कोई पूरे तथ्य सामने ना हो कुछ कहना ठीक होगा नहीं, कहा भी नहीं जा सकता उसके लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें आपकी हैं, लेकिन यकीनन 5 अक्टूबर तक अगर आरोपियों की कस्टडी मांग रही है एनसीबी तो इसके पीछे वो जो और लोग हैं, जैसा कि पंकज को जानकारी देना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए आप। फिर रिजवान साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पंकज जी हालांकि जो सेक्शंस लगाए गए हैं बेलेबल हैं, लेकिन एनसीबी की तरफ से एक बड़ा दिलचस्प आर्गुमेंट दिया गया है। उनका कहना है कि कई बार केसेस ऐसे हैं जहां पर कस्टडी बेलेबल ऑफेंसेस में भी कस्टडी दी गई है और आर्गुमेंट एनसीबी यही दे रही है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी ही क्रूशियल जंक्शन पे इस वक्त पहुंची हुई है, आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं और वो हवाला दे रहे हैं व्हाट्सएप चैट्स का। उनका कहना है कि सीधे व्हाट्सएप चैट्स के जरिए उन्होंने ये किया है कि अक्यूज की ड्रग पेडलर्स के साथ साठगांठ थी और ऐसे में और जानकारी लेने के लिए और तथ्यों को बाहर लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टडी मिले। इसीलिए एनसीबी अपनी तरफ से कह रहा है कि वो कम से कम कस्टडी मांग रहा है, यानी सिर्फ 2 दिन की कस्टडी मांग रहा है। हालांकि ऑफेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने के लिए उसको और ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत है, इसलिए कम से कम 2 दिन की कस्टडी तो उसे मिलनी ही चाहिए। ये आर्गुमेंट्स फिलहाल चल रहे हैं। चित्रा जी, ये तो सवाल है महत्वपूर्ण। सीधे रिजवान मर्चेंट साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है, ड्रग पैडलर आखिर अगर उनके पास से जो ड्रग्स की बरामदगी हुई है वो कहां से आई है, वो कौन कौन से लोग हैं जो इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से मामले को आगे बढ़ता हुआ रिजवान साहब आप देख रहे हैं? मैडम देखिए, जो ड्रग पेडलर्स को आइडेंटिफिकेशन की आपकी जो बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। ड्रग पेडलर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सोसाइटी से जड़ से उखाड़ना, इसीलिए एनसीबी को सेटअप किया गया था। लेकिन जो आप लोगों की जो ये बात है कि 27 का जो चार्ज आर्यन के ऊपर लगा है वो बेलेबल है, जी हाँ, स्टैट्यूटरी अगर आप देखने जाओ तो 27 के अंदर कोई मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइड नहीं है, इसलिए वो चार्ज बेलेबल है। लेकिन सेक्शन 37 के अंदर शुरुआत के अंदर लिखा जाता है कि ऑल द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल। और इस प्रोविजन को हमारे जस्टिस कोतवाल साहब ने रिया चक्रवर्ती को बेल देते वक्त इसको बहुत ही डिटेल के अंदर इंटरप्रेट किया है साहब ने। और जस्टिस कोतवाल ने सेड कि 27 का चार्ज भले मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन सेक्शन 37 का सहारा अगर आप लो तो इवन ऑफेंस अंडर सेक्शन 27 इज नॉन बेलेबल। शायद इसीलिए जज साहब ने कस्टडी एक्सटेंड की है, क्योंकि अगर ऑफेंस बेलेबल है तो बेलेबल ऑफेंस के अंदर दोबारा कस्टडी नहीं दी जा सकती, चाहे वो कोई भी ऑफेंस हो और भले चाहे कोई भी वजह हो। इन्वेस्टिगेशन की वजह नहीं हो सकती कि भाई बेलेबल ऑफेंस के अंदर आप किसी को बेल नहीं दो। जैसे पता चलेगा कि ऑफेंस बेलेबल है, कोर्ट का फर्ज बनता है, सुप्रीम कोर्ट का बोलना है, कोर्ट का फर्ज बनता है, आरोपी का हक बनता है कि कोर्ट उसको बताए कि देखो आपने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया, मैं आपको बेल देने के लिए तैयार हूं कि आप बेल दे सकते हो।
और उसको फौरन बेल ऑर्डर पास करना पड़ेगा। लेकिन मेरी सोच ये है कि शायद जस्टिस कोतवाल का जजमेंट कोर्ट ने अप्लाई किया होगा, जिसके अंदर जस्टिस कोतवाल ने होल्ड किया है रिया चक्रवर्ती के केस के अंदर, दैट इवन केसेस अंडर सेक्शन 27 आर नॉन बेलेबल केसेस। क्यों? क्योंकि सेक्शन 37 कहता है कि दीज आर नॉन बेलेबल केसेस, और अगर सेक्शन 37 कहता है नॉन बेलेबल तो आप सीआरपीसी में नहीं जा सकते, क्योंकि सेक्शन 37 का कानून जो है वो एक स्पेशल कानून बना हुआ है। तो स्पेशल कानून के अंदर जब आप सीआरपीसी अप्लाई करोगे तो उसमें किसी किस्म की इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हुई तो आपको एनडीपीएस एक्ट ही लगाना पड़ेगा, आप सीआरपीसी एक्ट नहीं लगा सकते। तो शायद इसीलिए कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग इसको जो है वो नॉन अवेलेबल करार दिया होगा, इसीलिए उसकी कस्टडी 5 अक्टूबर तक एक्सटेंड हुई है। वजह कस्टडी एक्सटेंड करने की बिल्कुल जायज है, एनसीबी को क्रिएट किया गया इस वजह से। जी मांगी गई है और एनसीबी ने जो कस्टडी मांगी है पेडलर्स को अच्छा, तो पेडलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्कुल जायज डिमांड है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब ये सोसाइटी के जड़ तक पहुंच चुका है। तो हो सकता है इसको इन्वेस्टिगेशन डीप करना होगा। लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि एनसीबी को बच्चों को जो है ना इन पेडलर्स से अलग कंसिडर करना चाहिए। इन लोगों ने अगर किसी किस्म की गलती की है तो इनको पेडलर्स की सोबत में नहीं गिना जा सकते आप। इन्होंने गलती की है, इनको एक मौका देना चाहिए ताकि सुधर जाए। सुधरने का मौका देंगे, इंशाल्लाह सुधर सकते हैं। पेडलर्स की सोबत में इनको रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। यकीनन इनकी जिस तरह की उम्र है उसके मद्देनजर अब क्या किया जाता है। बिल्कुल सर, आपने चाहे वो आर्यन हो या किसी का भी बच्चा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी ये बात बहुत किसी का भी बच्चा हो, मेरा हो, आपका हो या किसी का भी बच्चा हो, युवा बच्चे हैं अगर वो ड्रग्स के दलदल में फंस रहे हैं तो उनको बाहर निकालना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधे मुकेश त्यागी जी आपका रुख करते हुए पूरे मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं। एक ऑपरेशन क्लीन तो चलाना होगा ना इस बॉलीवुड में, उस मुंबई में जहां पर लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि एक तबका यह भी कहता है कि एनसीबी के लोग बॉलीवुड के लोगों को जानबूझकर निशाने पर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जिस जगह पर यह पार्टी चल रही थी वहां पर आर्यन की मौजूदगी थी, वहां पर मुनमुन की अरबाज की मौजूदगी थी, तब इनकी धरपकड़ हुई, इनके खिलाफ सबूत जुटाए गए और फिर अब कह रही है कि चूंकि ड्रग पैडलर तक पहुंचना जरूरी है इसलिए 5 अक्टूबर तक के लिए हमें इनके रिमांड दीजिए। मुकेश त्यागी जी। देखिए चित्रा जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस प्रकार की बातें बॉलीवुड को लेकर के बार बार आ रही है। सुशांत सिंह का केस हो और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के अंदर इतने कानूनी दस्तावेज लगाए गए सतीश मन्ना शिंदे ने, अगर आप देखिए बुनियादी तौर से के अंदर इतनी बड़ी खामियां हैं कि आप कंजम्पशन सर्टेन कमर्शियल क्वांटिटी में अलाउ करते हैं क्वांटिटी, और इतने सारे डेफिनेशंस और पेचीदगी दी हुई हैं कि आप उसके अंदर से आराम से जो कंज्यूमर है वो निकल सकता है। अगर आप कंजम्पशन परमिट कर रहे हैं तो आप ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स भी आप परमिट करिए। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ये बहुत सीरियस है। अब आप चित्रा जी, मैं आप 1 मिनट बोलना चाहूंगा, काफी देर के बाद मेरा समय आया है। प्लीज बोलिए। ये सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री का मामला नहीं है, ये पूरे देशव्यापी संक्रमण है। आप किसी भी पार्टी में, बच्चों की पार्टी में आज चले जाइए जो कि एफिलिएटेड सेक्शन को बिलोंग करते हैं, उस पार्टी में इसका आवागमन बहुत आराम से होता है। और ड्रग पैडलर्स को भी पता है कौन से बेलेबल ऑफेंस हैं, कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वो उतनी क्वांटिटी सप्लाई करते हैं और जब वो खत्म हो जाती है तो फिर उसको रिप्लेनिश कर देते हैं। सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप इनके सरगनाओं को नहीं पकड़ पाते हैं। आप कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, आज तक आजादी के बाद एक भी न्यूज में किसने इन्वेस्ट किया। ये करोड़ों की इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। ये ड्रग प्लेडर्स की औकात नहीं है, ये 2-4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये करोड़ की आगाह उसमें होता है पाकिस्तान, चाइना, ये आपका दुबई, अफगानिस्तान, इनसे तस्करी होती है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं। जब तक आप उनके गिरफ्तार नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, शाहरुख खान के बेटे को आपने पकड़ा और किसी ने सही दिखा। ठीक है साहब, मुकेश जी आपने महत्वपूर्ण ओझा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन पंकज बताइए क्या जानकारी मिल रही है अंदर कोर्टरूम से, क्या जानकारी आई है? चित्रा, एक छोटी सी जानकारी सामने आई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी तरफ से जिरह खत्म कर दी है। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। एनसीबी ने अपना पक्ष रख दिया है और ये कहा है सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। एनसीबी की ओर से ये जानकारी कोर्ट के भीतर जज के सामने रखी गई है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दिक्कत आ रही थी पंकज, अपनी बात अगर आप आगे बढ़ाएं। पंकज, कोर्ट में एनसीबी की दलील, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे, यानी कि व्हाट्सएप चैट जो खंगाली गई है उसे ये जानकारी निकलकर सामने आई है। एनसीबी के हाथ
ये पुख्ता सबूत लगे हैं और वही दलीलें कोर्ट के भीतर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से दी गई है। सरकारी वकील ने अपना पक्ष रख दिया है। अब सतीश माने शिंदे जब पक्ष रखेंगे आर्यन का, तो उनकी ओर से क्या कुछ, अब आर्यन के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। पंकज क्या जानकारी, प्लीज अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। पंकज जी, जो मैं कह रहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी तरफ से जो दलील थी वो पूरी कर दी है। तो प्राइमरीली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत मौजूद हैं जो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह भी कहा है कि जो तीनों आरोपी हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी जो उनका रचा हुआ ये पूरा खेल है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक मासूम है और दोनों अपराधी हैं। उनका कहना है कि तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। और मेरे ख्याल से ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि घंटों जो व्हाट्सएप चैट्स थी, सबसे पहले तो मोबाइल फोन रिट्रीव कर लिया गया था, उसको खंगाला गया था। उसके बाद हमारे सूत्रों ने यह बताया कि व्हाट्सएप चैट्स पर, मैसेजेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और फिर एनसीबी के अधिकारियों ने यह भी बताया कि जो डिटेल्स खंगाल कर सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन डिटेल्स से पता लगा कि ड्रग पेडलर्स के साथ तो सीधा सीधा संबंध है। हालांकि उम्र में ये लोग छोटे जरूर हैं, लेकिन ड्रग पेडलर्स के साथ इनका सीधा संपर्क है। इसीलिए दिन में ही करीब 2 या 3 घंटे की पूछताछ के बाद ही एनसीबी की एक टीम ताबड़तोड़ नवी मुंबई इलाके में गई और वहां भी उसने रेड कर ली। एक व्यक्ति को वहां से एनसीबी के दफ्तर में शाम को लाया भी गया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार है क्या ये वही ड्रग पेडलर है जिसने इन लोगों को पार्टी के लिए ड्रग्स मुहैया कराई थी। फिलहाल एनसीबी की तरफ से दलील पूरी हो गई है। 3 मुख्य पॉइंट यही रखे गए हैं कि उनका केस बहुत मौजूद है, उनके पास एविडेंस मौजूद है और ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और सतीश मानी शिंदे अब आर्यन खान के लिए अपना पक्ष रखने वाले हैं। अब आर्यन खान के लिए अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं, जैसे और जानकारी आएगी पंकज प्लीज आप बताएगा। आरके ओझा जी, सीधे आपका रुख करते हुए जो सवाल मुकेश त्यागी जी की ओर से पूछे गए थे, हमारे साथ अरविंद ओझा भी लगातार और पूर्वा भी जुड़ी हुई है, आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं। लेकिन ओझा जी एक कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। देखिए बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाता है, फिर मामला आगे बढ़ता है कोर्ट के जरिए, धीरे धीरे एक स्लो सिस्टम भी हम सब ने देखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिर ये ड्रग्स आती कहां से है, उसको पकड़ पाने में, उसको खत्म कर पाने में जड़ से आखिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उस तरह की कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पा रही है जिस उद्देश्य के तहत इसको बनाया गया था। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर क्या क्या आरोप है। आर्यन खान पर ड्रग्स सेवन के, अरबाज पर ड्रग्स रखने के और मुनमुन पर ड्रग्स रखने के आरोप, यानी कि आर्यन खान के खिलाफ यहां पर कम से कम एक थोड़ा सा माइलेज उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ड्रग्स का सेवन उनकी ओर से किया गया था और रेव पार्टी में वो शामिल थे, तो यकीनन इतना आसान नहीं होगा आर्यन खान के लिए, जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल उनके वकील अपना पक्ष रख रहे हैं आरके ओझा जी। लेकिन एनसीबी भी सवालों के घेरे में रहती है, हमेशा बड़े बड़े नामों को पकड़ती है, मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन जहां से ये ड्रग्स आती है, जो पेडलर हैं, जो मुंबई में खुलेआम ड्रग्स का कारोबार चलाते हैं, उन पंकज को जानकारी आ रही है। पंकज, फिर उसके बाद ओझा जी के पास हम चलेंगे। प्लीज पंकज अपनी बात आगे बढ़ाइए। सतीश मानी शिंदे ने सतीश मानी शिंदे कोर्ट में कह रहे हैं कि आर्यन खान वॉज इन्वाइटेड बाय द ऑर्गेनाइजर एज अ स्पेशल इनवाइट, यानी वो खुद से नहीं गए थे। आर्यन खान तो को बाकायदा एज अ स्पेशल इनवाइटी वहां पर क्रूज लाइनर में बुलाया गया था। उनके पास तो टिकट भी नहीं था, उनके पास तो कोई बोर्डिंग पास भी मौजूद नहीं था। अल्टीमेटली ही रीच्ड द प्रेमाइसेस ऑफ द डॉग। ऑन स्क्रीनिंग नथिंग वाज फाउंड इन हिज बैग। उनकी बैग की स्क्रीनिंग करी गई। सतीश मानी शिंदे कहते हैं बैग कुछ नहीं बरामद हुआ, चला गया, nothing was found. Later they went through Aryan Khan's mobile and that's nothing. की बात से सतीश मानी शिंदे साफ साफ कह रहे हैं कि उनका बैग तो खंगाला गया, कुछ नहीं मिला, उन पे कोई ड्रग्स का पोजेशन तो मिला ही नहीं गया है। वो खुद से तो क्रूज लाइनर में आए नहीं थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वो इस पूरे खेल के रचयिता है। उन्हें एज अ स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया था, उनके पास तो बोर्डिंग पास भी नहीं था। तो फिलहाल आगे कहते हैं एज नथिंग हैज बीन फाउंड फ्रॉम हिम, requested they have requested 2-day remand. I request court to grant 1-day police custody so that we can go to a regular court. अब सतीश मानी शिंदे रेगुलर कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। तो यानी वो कहते हैं कि बैग से तो कुछ मिला ही नहीं था, अपनी तरफ से आर्यन खान नहीं गए थे, तो वो स्पेशल इनवाइटी थे, उन्हें बुलाया गया था और उनके पोजेशन में तो कोई ड्रग्स नहीं मिली है। जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। आर्यन को पार्टी में बुलाया गया था, आर्यन के पास तो टिकट भी नहीं था। आप जरा सोचिए, जो शिप मुंबई से गोवा जाती है, अगर उसके बारे में इस तरह की बातें सामने आती हैं कि आर्यन को पार्टी में निमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके पास तो उस शिप का बोर्डिंग पास भी नहीं था,
फिर अब इस मामले को तो दूसरी तरफ भी गंभीरता से ले जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनको निमंत्रित किया गया था और उनके बैग को जब चेक किया गया तो कुछ भी बरामदगी नहीं हुई थी। ये बातें उनके वकील की ओर से रखी जा रही हैं, यानी कि आर्यन का बचाव रखते हुए बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आर्यन इसमें लिप्त नहीं थे। और यही बातें आर्यन की ओर से भी एनसीबी के दफ्तर में एनसीबी के अधिकारियों के सामने बताई गई थी। पंकज, एक और जानकारी इस वक्त सामने आ रही है चित्रा। सतीश मानी शिंदे asked the court to give 1 day custody to Aryan Khan so that regular court can hear the bail application and NCP does not oppose it। तो दो जानकारियां यहां पर हैं। पहली ये कि सतीश मानी शिंदे ने एक दिन की they can move the regular court फॉर बेल एप्लीकेशन, और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि एनसीपी डज नॉट अपोज इट, एनसीपी ने मना भी नहीं किया है। तो पहले जो है कि देखा गया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2 दिन की कस्टडी की बात कर रहा था, 2 दिन से अब 1 दिन पे आ गया है। अब रेगुलर कोर्ट में बेल हियरिंग की बात कर रहे हैं सतीश मानी शिंदे। ये साफ साफ कह दिया, अपनी जगह उन्होंने साफ कह दिया, अपने केस को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि आर्यन खान खुद से नहीं गए थे, उन्हें बुलाया गया था, वो स्पेशल इनवाइटी थे, उनकी चेकिंग करी गई थी, उनके बैग से कुछ भी नहीं मिला था। जब उनकी चेकिंग करी गई थी तो पोजेशन में कोई भी ड्रग्स नहीं मिली थी। तो ये तमाम जानकारियां उनके पक्ष को मजबूत बनाने के लिए सतीश मानी शिंदे ने यहाँ पर रख दी है। और जैसे जैसे जानकारी आती है मैं दर्शकों के सामने रखता हूँ। एक जानकारी और आई है। जी बोलिए पंकज। Can remand me 1 day custody instead of 2. They can confront me whether they want to. I am not running anywhere. मैं कहीं पे भाग के नहीं जाने वाला हूँ, ये कहा है। सेक्शंस अगेंस्ट मी में अवेलेबल ऑफेंसेस, जिसकी एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे थे कि उन्होंने एक बार ये फिर से कहा है कि तमाम जो सेक्शंस लगाए हैं वो अवेलेबल हैं, अवेलेबल ऑफेंसेस हैं और वो लॉ अबाइडिंग कॉन्शियस सिटीजन है, वो कहीं भागने वाले नहीं हैं, लॉ का वो पूरा सम्मान करने वाले हैं। इसीलिए ये कहा है कि जो 2 दिन की रिमांड मांग रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो सही नहीं है। और आर्यन का पक्ष रखते हुए कहा है कि उनकी तो कोई भी गलती नहीं है, पोजेशन में तो कोई ड्रग मिली नहीं थी, वो तो खुद से भी नहीं गए थे, उनको इनवाइट किया गया था और जब चेकिंग करी गई थी तो ना उनमें इन पर्सन कोई ड्रग पोजेशन मिला है और ना ही उनके बैग में कोई पोजेशन मिला है। जी मैं एक बार फिर से चाहूंगी पंकज, चूंकि लगातार पूरी डिटेल्स कोर्ट रूम के भीतर क्या कुछ चल रहा है वो आपके पास लगातार पहुंच रही है, विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि बीते 15 मिनट में कोर्ट की कार्रवाई कैसे आगे चली है और सतीश मानी शिंदे की ओर से जो बातें कही गई हैं उसका फिर से जिक्र कीजिए। आर्यन के पास टिकट भी नहीं था, बार बार मानी शिंदे की ओर से ये बातें कही जा रही है। विस्तार से एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि लगातार आपके पास कोर्ट के भीतर जो भी चल रहा है उसकी जानकारी आ रही है। पंकज, बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान अंदर मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके करीबी दोस्त अरबाज मर्चेंट भी अंदर हैं। अब आर्यन पे सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया है, बल्कि जबकि बाकी जो उनके जो दोस्त बताए गए हैं उन पे पोजेशन का चार्ज भी लगाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है और ये जो तीनों आरोपी हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए इनकी कम से कम 2 दिन की रिमांड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि जब इनके व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला गया तो बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, वो ये कि चाहे तीनों आरोपी कम उम्र के जरूर हैं, लेकिन ड्रग पेडलर्स के साथ इनके रिश्ते व्हाट्सएप चैट्स के जरिए जरूर सामने नजर आते हैं। इसलिए इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए कम से कम एनसीबी ने कहा वो 2 दिन की रिमांड और चाहता है, जिससे वो इस केस को आगे बढ़ा सके। और यह भी कहा कि आने वाले दिनों में 5 ऐसे और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। इसी बात को देखते हुए उसने कोर्ट के सामने 2 दिन की रिमांड मांगी है। लेकिन सतीश मानी शिंदे जिन्होंने आर्यन खान का पक्ष रखा है, उन्होंने कई बातें सामने रखी हैं और सबसे बड़ी बात तो वो ये थी कि आर्यन खान अपनी तरफ से खुद इस क्रूज लाइनर में पार्टी करने के लिए नहीं गए थे, उनको स्पेशल इनवाइट दिया गया था। ये स्पेशल इनवाइट शायद ये जो दिल्ली की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी उसकी तरफ से आया था। उनके पास तो बोर्डिंग पास भी नहीं था और जब चेक किया गया उनके पास कोई ड्रग्स नहीं था, उनके पास बोर्डिंग पास भी नहीं था, उनको स्पेशल तौर पर बुलाया गया था और यकीनन वही स्पेशल जो उनका स्टेटस है उसी वजह से आज लगातार सबसे ज्यादा चर्चा में आर्यन खान इस वक्त है, क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। लेकिन क्या ड्रग्स का सेवन उनकी ओर से किया गया, इस बारे में आर्यन के वकील की ओर से कुछ बातें रखी गई हैं अंदर कि उन्होंने किया था या फिर नहीं किया था?
चित्रा, अभी दलीलें दी ही जा रही हैं, जितनी जानकारी खंगाल कर हमारे पास जैसे जैसे आ रही है हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, लेकिन बड़े ही पुख्ता तौर पर फिलहाल कहा जा सकता है कि सतीश माने शिंदे ने अपना आर्यन खान के लिए बड़ा पक्ष रख दिया है, क्योंकि ये ड्रग्स मिली ही नहीं, बैग में तो ड्रग्स मिली ही नहीं, वो तो स्पेशल इनवाइट ही थी, इसलिए वो खुद गए। इससे ये कह देना कि उन्होंने पार्टी रखी होगी या उन्होंने ड्रग्स प्रोक्योर करी होगी या उन्होंने प्लान किया होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। दिलचस्प बात ये है, ये भी देखना होगा कि आखिर एनसीबी कहता क्या है, क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि पूरे इस पार्टी के बारे में तो उसे कम से कम 15 दिन पहले जानकारी थी, उसको टिप तो 15 दिन पहले मिल गई थी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे सिर्फ इस बात की हो कि यहाँ पर पार्टी में ड्रग्स होने वाली है, और क्या क्या जानकारी उसके पास थी, वो आगे इस इन्वेस्टिगेशन में कैसे बढ़ेगा। अगर आज पहले वो 8 लोगों को लाया, 3 लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया है और कहता है उसके पास बिल्कुल एविडेंस है, और आज जज के सामने कह रहा है कि 5 और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो शायद ये केस और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। पहले से ही हम देख रहे हैं हाई प्रोफाइल केस यहाँ पर ये है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, यहाँ पर अलग किस्म के प्रेशर्स भी होने वाले हैं एनसीबी के ऊपर। जब एनसीबी के अधिकारियों से हमने बात करी तो उनका कहना है कि लॉ की पर्व्यू में जाने वाले हैं। अब चाहे ये युवा वर्ग किसी भी संभ्रांत परिवार से संपर्क क्यों ना रखते हो, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना आए, एनसीबी का कहना है पिछले 1 साल में उसने प्रेशर को छोड़कर प्रेशर के ऊपर जाके 300 से ज्यादा जगह पर रेड करी है, और कई जगह उसने ड्रग पेडलर्स नहीं, अगर इस पर्टिकुलर मामले की हम बात करें, मैं फौरन लौटूंगी जैसे और जानकारी मिलती है। पंकज प्लीज आप बताएगा। अरविंद, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप लगातार इस तरह के मामलों को कवर करते रहे बहुत लंबे वक्त से, अरविंद, यहाँ पर सतीश माने शिंदे की ओर से बचाव में ये तक कह दिया गया कि भैया इनके पास तो बोर्डिंग पास भी नहीं था, ये खुद में एक क्राइम है। इतना बड़ा क्रूज, 1800 की क्षमता वाला, 600 से ज्यादा लोगों की जहां पर मौजूदगी होती है, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, क्या उसको बिना बोर्डिंग पास के एंट्री की इजाजत दी जा सकती है? अरविंद जी देखिए, हाँ मैं आपको बताऊं कि आज तक ने सुबह ही एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग दिया था, जिसमें बाकायदा ये बताया था हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले से कि जो आर्यन खान है उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बाकायदा ये बयान दिया कि ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने आर्यन खान को प्रोजेक्ट करके और भी गेस्ट बुलाए, यानी आर्यन को गेस्ट के तौर पर दिखा करके और भी लोगों को और भी अपने क्लाइंट्स को बुलाया। ये बातें इन बातों का खुलासा किया। तो जो बोर्डिंग पास, जिस तरह की दलील दी जा रही है बोर्डिंग पास की, ये तमाम चीज़ें बचाव पक्ष की तरफ से रख रहे होंगे सतीश मानदे, लेकिन ये भी एक हकीकत है चित्रा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उसी क्रूज से आर्यन खान को पकड़ा, उसी क्रूज से आर्यन खान के करीबी दोस्त अरबाज सेठी मर्चेंट को पकड़ा, और 8 कुल मिलाकर 8 लोगों को हिरासत में लिया। तो ये कानूनी दांव पेच अपनी जगह है और चल भी रहा है। लेकिन यहाँ अहम बात मैं और आपको बता दूं, देखिए रिया केस आपने भी कवर किया होगा, उस दौरान जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उस केस के दौरान ही बदल गया। जैसे 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बयान दर्ज करके गिरफ्तार कर लेती थी, और वो बयान ही अपने आप में बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन उसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा टिप्पणी की थी। तो अब सिर्फ 67 एनडीपीएस जो एक्ट जिसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे ब्रह्मास्त्र मानती थी, वो भी अब बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। तो अदालत में ये बताना होगा, ये दिखाना होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को कि क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या रिकवरी है, और खास तौर पर जिसकी बात जो सबसे ज्यादा इस पूरे केस में फोकस में आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं। तो ये तमाम दलीलें अभी बिल्कुल दी जा रही हैं, और सतीश मान शिंदे खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तमाम केसेस से पहले भी वाकिफ हैं। चित्रा, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि जो तमाम पुराने केसेस हैं खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनसे पहले से भी वाकिफ है। तो लिहाजा वो तमाम एक्सपीरियंस उनके जहन में होंगे और इस तरीके से वो दलीलें दे रहे हैं। ये जरूरी बातें आपकी ओर से कही गई हैं, लेकिन अभी क्या कुछ अंदर चल रहा है, एक बार फिर से पंकज काम रुक कर लेते हैं। पंकज, और क्या जानकारी मिली है अंदर से? नई जानकारी ये आई है, सतीश मानी शिंदे की तरफ से कहा गया है, उनका कहना है आई एम फाइलिंग बेल एप्लीकेशन फॉर माय क्लाइंट आर्यन खान। उनका है आई कैन फाइल इट एनी टाइम। साथ ही साथ बाकी जो 2 आरोपी हैं अरबाज मर्चेंट और मुनमुन, उनके लॉयर्स का कहना है वो भी तैयार हैं, यानी तीनों आरोपियों के
लॉयर्स का कहना है कि वो बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए तैयार हैं। उनको लगता है कि उनका केस मजबूत है। अब एनसीबी ने 2 दिन की रिमांड की बात करी है। एनसीबी ने पहले ही अपनी तरफ से पक्ष रख दिया है। उसका कहना है बड़े क्रिटिकल मोड पे ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। आने वाले दिनों में 5 और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तीनों आरोपी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और उसको और ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत है जिससे ड्रग पेडलर्स तक पहुंचा जा सके। अब अभी जिरह चल रही है। जैसे जैसे और जानकारी सामने आएगी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। चित्रा, ठीक है। और जानकारी इस तरह की भी मैं आर के ओझा जी अब सीधे आपके पास, लेकिन पहले अरविंद क्या इस तरह की भी स्थितियां होती है क्योंकि बोर्डिंग पास नहीं होने का हवाला अगर कोर्ट के भीतर दी जा रही है तो इसका मतलब खुद सतीश मानु शिंदे जो इतने सीनियर लॉयर हैं उनकी ओर से पता होगा जब प्राइवेट शिप अगर हायर की जाती है या कुछ ऐसा तो क्या उस समय बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होती है? अगर कोई भी शिप हायर करता है या फिर स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं उनके लिए क्या कुछ छूट मिलती है? अरविंद जी देखिए, ये तो सब कुछ ऑर्गेनाइजर पर डिपेंड करता है कि कौन जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज तक ने सुबह ही एनसीबी सूत्रों के हवाले से बताया था कि बाकायदा आर्यन खान ने पूछताछ में बताया कि उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था और जो ऑर्गेनाइजर थे कहीं ना कहीं स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाकर उसका फायदा भी उठा रहे थे। तो जरूर सतीश मानु शिंदे ने यह दलील दी है कि बोर्डिंग पास नहीं था, लेकिन ये भी आर्यन खान की जो मौजूदगी थी शिप के अंदर, क्रूज के अंदर, और मैं आ रही हूं, अरविंद आ रही हूं, पंकज बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीनों आरोपियों को 1 दिन की एनसीबी कस्टडी दे दी गई है। तीनों आरोपियों को 1 दिन की एनसीबी कस्टडी दे दी गई है। एनसीबी ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी, यहाँ पर जज ने 1 दिन की एनसीबी कस्टडी दी है। सौरभ अक्तालिया मेरे साथी अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद ही हैं। उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया है, ऑल 3 अक्यूज रिमांडेड टू एनसीबी कस्टडी टिल 4th October। 1 day NCB custody granted to all the 3 accused। एक और खबर आ रही है। बोलिए पंकज, बोलिए। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन ऑल रिमांडेड टू 1 day NCB custody। तो हमने दोनों तरफ की जो दलीलें दी गई थी वो दर्शकों के सामने रखी। क्या क्या दलीलें रखी गई थी? हमने देखा सतीश मानु शिंदे ने किस तरीके से अपनी तरफ से आर्यन खान के लिए कहा था कि वो तो इन्वाइटी थे और ये इस कहानी को नहीं रख सकते, उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आर्यन को 1 दिन की एनसीबी कस्टडी मिल गई है। 2 दिन की मांगी गई थी, 5 अक्टूबर तक की, लेकिन तीनों आरोपियों को 1 दिन की कस्टडी, यानी कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे अब 1 दिनों के लिए। और एनसीबी उनके व्हाट्सएप चैट के आधार पर उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर रेव पार्टी में वो कैसे गए, कौन कौन से लोग शामिल थे। एक पूरी जो चेन जुड़ती हुई चली जा रही है उसको तोड़ने की कोशिश, उसको ब्रेक किए जाने की कोशिश यहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों की ओर से की जाएगी। इसके अलावा अरबाज, जो कि अरबाज मर्चेंट दोस्त है आर्यन के, जिनके पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई है, अब उस शख्स से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो कौन सा ड्रग पैडलर है जिसके जरिए ये तमाम ड्रग्स तुम्हारी ओर से खरीदे गए थे। मुनमुन, उससे भी पूछताछ की जाएगी। तीनों को आमने सामने बिठाकर भी, यानी कि एनसीबी के पास यकीनन पुख्ता सबूत थे जिसके आधार पर वो कोर्ट के भीतर ये साबित कर पाए कि देखिए हमारे पास ये चीजें हैं और इसके आधार पर हमें कस्टडी चाहिए। और कोर्ट की ओर से ये फैसला किया गया कि हाँ, 1 दिन के लिए यानी कि अगले 24 घंटे के लिए एनसीबी को कस्टडी दे दी गई है। अब रात कहां पर गुजरेगी इन तीनों की, बताइए हमारे दर्शकों को पंकज। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ही इनको यहां पर रखा जाएगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ही रखा जाएगा। मैं अपने कहूंगा कैमरा पर्सन समीर शानबाग से कि गेट की तरफ कैमरे को अब थोड़ा सा पैन कर दें, क्योंकि अब जो सारी हलचल होने वाली है वो यहां पर गेट पर ही होने वाली है। मैं नीचे भी चला जाता हूं, अगर कुछ हरकत होती है वो यहां पर होती है। मुंबई पुलिस ने अब यहां फिर से देखिए किस तरीके से जो गेट है उसको बंद कर दिया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी खुद यहां पर गेट पर आ गए हैं। जो गाड़ी निकलेगी जिसमें तीनों आरोपी हैं जिन्हें 1 दिन की एनसीबी कस्टडी हो गई है, वो यहां से अगर या फिर पिछले गेट से भी निकल सकते हैं, लेकिन हमारी नजर दोनों गेटों पर बनी रहेगी। सौरभ अक्तालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोर्ट रूम के भीतर वो मौजूद थे। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है, बताइए। 1 दिन की एनसीबी कस्टडी तीनों की ही, आर्यन खान की भी। सौरभ
बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए जब आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से जब शुरू हुई तब जब एनसीबी के जो लॉयर थे अद्वैत चेतना, उन्होंने साफ कहा कि देखिए भले ही ये जो सेक्शंस लगाए गए हैं अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर जो व्हाट्सएप चैट्स है, बाकी के जो एविडेंस मिले हैं वो साफ तौर पे बताते हैं कि बड़ा एक रैकेट है, किस तरीके से ये ड्रग्स लाया गया था, कैसे प्रोक्योर किया था, पोजीशन था, कंजम्पशन था। इसलिए 2 दिन की मिनिमम कस्टडी दी जाए, ये एक जो है बातें एनसीबी के जो लॉयर थे अद्वैत चेतना उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही आर्यन खान के जो लॉयर सतीश मानी शिंदे ने बोलना शुरू किया, उन्होंने साफ कहा कि और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से लेकर जाया जा रहा है। पंकज बताइए पंकज। चित्रा, आप किला कोट के बाहर का ये दृश्य देख रहे हैं, ये मेन गेट है जो मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस का यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो गया है, जिरह खत्म हो गई है, दलील देना खत्म हो गया है, जज ने अपना फैसला दे दिया है। अब कुछ ही देर में तीनों आरोपी यहाँ पर से बाहर निकलने वाले हैं। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से 2 दिन की रिमांड यहाँ पर मांगी गई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। हमने ये भी देखा, दर्शकों को बताया कि किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सतीश मानी शिंदे ने आर्यन खान के लिए सबसे, क्योंकि जो पूरी इस वक्त जो फोकस बना हुआ है वो आर्यन खान से ही बना हुआ था। आखिर सतीश बिल्कुल, एक बार जल्दी से मैं सौरभ अख्तानिया के पास में चलूंगी। पंकज में आऊंगी, आप अपना कैमरा गेट पर ही लगा कर रखिए। सौरभ, विस्तार से जानकारी दीजिए, कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ, आपकी लगातार वहां पर मौजूदगी थी, वो कौन कौन सी चीजें थी जो एनसीबी के पक्ष में गई, जिसके बाद आज रात एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे और उनके दोनों दोस्त। सौरभ, चलिए सौरभ, मैं चाहूंगी जल्दी से सौरभ अख्तानिया को जोड़ा जाए, हमारे संवाददाता जिनके अंदर कोर्ट रूम के भीतर मौजूदगी थी पूरी की पूरी कार्रवाई को होते हुए, उन्होंने देखा है किसने क्या पक्ष रखा। अपनी बात को आगे बढ़ाइए पंकज। हाँ, अभी शायद पिछले गेट से भी निकालने की कोशिश हो सकती है, इससे हमारी नजर दोनों गेट पे बनी हुई है। एनसीबी कह रही है कि हाई प्रोफाइल केस है, ये बड़ी बात है कि एनसीबी का कहना है कि, और जबकि जज के सामने बोला है एनसीबी ने कि आने वाले दिनों में 5 और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यानी काफी जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी पहले ही आगे पहुंच चुकी है। अब देखिए, कल रात जो है इन करीब 10 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में लाया गया था सीधे जहाज से, और हमें ये बताया गया कि उसमें 2 ऐसे लोग थे जो अंडर एज थे, फिर उनको छोड़ दिया गया, फिर 10 में से बचे 8। अभी एक जानकारी और जो बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि वो जो फॉरेन नेशनल्स का एंगल है वो उसको भी खंगाल रही है, क्योंकि हमने देखा था कि कई इस क्रूज लाइनर में फॉरेन नेशनल्स भी थे जो इस पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे थे। और आज सुबह ही करीब 8:30 बजे 3 फॉरेन नेशनल्स थे जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में लाया गया, और जोनल हेड समीर वांखेड़े ने खुद इनसे बातचीत करी गई थी। वो एसेंशियली इसीलिए थी, ये जानने के लिए कि कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ड्रग्स का नहीं हो रहा है, कि कहीं कमर्शियल क्वांटिटी तो नहीं लाई जा रही है, कहीं और केसेस से इस केस के तार तो नहीं जुड़े हैं, अगर या इससे नहीं तो ड्रग पेडलर्स के तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। इस पे अभी एनसीबी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर भी एनसीबी से सवाल करने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और ये है कि एक जो शख्स जो आज गिरफ्तार हुआ है बेलापुर, नवी मुंबई के बेलापुर इलाके से, क्या ये वही ड्रग पेडलर है जिसने इस पार्टी के लिए ड्रग सप्लाई करी थी? इस पर भी एनसीबी ने अभी जवाब देना है। फिलहाल किला कोर्ट के सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मेन गेट को अब खोल दिया गया है, शायद यहाँ पर कुछ ही देर में वेहिकुलर मूवमेंट हो सकता है। कुछ देर पहले तक ये गेट बंद था, मुंबई पुलिस किसी को अंदर बाहर नहीं जाने दे रही थी। अब इस गेट के एक द्वार को खोल दिया गया है, मुंबई पुलिस का यहाँ पर जमावड़ा देखे जा सकता है। एक गाड़ी का मैं थोड़ा सा मूवमेंट देख रहा हूँ जी, और जैसे ही यहाँ पर कुछ मूवमेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि हलचल जो है वो कोर्ट रूम के बाहर जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। मुंबई पुलिस की कम से कम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर मैं गाड़ियां देख सकता हूँ, अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। एक बार अरविंद के पास हम जल्दी से चल जाते हैं। अरविंद भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप जो मेन गेट है वहीं पर अपना कैमरा लगा कर रखे। मैं फौरन पंकज आपके पास आऊंगी। अरविंद, क्या इन तीनों को चूंकि एक दिन की कस्टडी मिल गई है, तीनों आरोपियों को लेकर क्या एनसीबी की टीम अब सीधे वहीं पहुंचेगी एनसीबी दफ्तर, चूंकि अंदर वहां पर कुछ इस तरह के आरोपियों को रखने के लिए कमरे बनाए गए हैं, तो क्या वहीं पर रहेंगे या फिर कहीं और ले जाकर जाया जाएगा? अरविंद, नहीं चित्रा, अमूमन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो ये जो आप देख पा रहे हैं एक्सचेंज बिल्डिंग है और इसी के ऊपर
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, काफी बड़ा दफ्तर है और यहीं पर आरोपियों को रखा जाता है। यानी जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है, उसके अलावा जो 2 आरोपी हैं मुनमुन और अरबाज, तीनों को यहीं पर रखा जाएगा और यहीं पर लगातार पूछताछ की जाएगी। जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया था तब भी यहीं पर रखा गया था और यहीं पर तमाम जितने लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो आज की रात जो शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके बेटे आर्यन खान की जो रात है वो इसी में गुजरेगी। 1 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, 1 दिन की पुलिस कस्टडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं फौरन आ रही हूं अरविंद। सौरभ, आप लगातार बने हुए थे कोर्ट के भीतर, क्या कुछ हुआ? वो कौन कौन सी बातें रही जो एनसीबी के पक्ष में गई, जिसके बाद 1 दिन की कस्टडी तीनों आरोपियों जिनमें आर्यन खान भी शामिल है मिल गई है? विस्तार से बताइए सौरभ। जैसे ही कोर्ट के अंदर जो सारे आरोपी पहुंच चुके, उससे पहले ही जो लॉयर है वो पहले वहां पर पहुंच चुके थे और उसके बाद पहले ही चीज जो उनके एडवोकेट्स ने कही कि वो 5 मिनट के लिए जो है आर्यन खान के साथ मिलना चाहते हैं। बाकी के लॉयर्स ने भी यही कहा कि बाकी के जो अक्यूज हैं उनसे हम 5 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब आर्यन खान जब अंदर आए तो काफी ज्यादा टेंस लग रहे थे और अब सारे जो एडवोकेट्स हैं वो अब बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चित्रा, उसके पहले मैं कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो मैं पहले आपको बता दूं कि आर्यन खान काफी ज्यादा टेंस लग रहे थे। उनके जो हाव भाव थे वो बहुत ही अलग थे, वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने 5 मिनट तक एडवोकेट सतीश माने शिंदे से बात की तो उनके जो हाव भाव थे वो बिल्कुल ही बदल गए थे। जिस तरीके से सतीश माने शिंदे सर बोला तो मुझे बोला अरे क्या यार, आगे बढ़ाइए। मीडिया के सामने आप कौन थे जो अपनी बात रखना चाहते थे? जरा विस्तार से बताइए सौरभ आप। Court has granted police custody as we had asked for. The matter will be heard again tomorrow. Thank you very much. Okay, जाओ अभी।